Heat is a form of energy which can be exchanged between system and surrounding through the boundary due to temperature difference. Temperature difference के कारण generally heat exchange होता है. Yeah. Heat capacity, amount of heat energy required to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Let's say we are supplying 100 joule of heat. The change in temperature is 2 degrees Celsius or 2 Kelvin. 100 by 2, that is 50 joule per Kelvin. His heat is required to raise the temperature by 1 degree. तो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस दोनों ही इसके सेम ही है, यूनिट्स होंगे. हीट कैपेसिटी दे रखा है 50. इसका मतलब ये हुआ 50 जूल heat is required to raise the temperature of whole system by 1 degree Celsius. ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है dq by dt. dq by dt स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है. सेम डेफिनेशन लास्ट में आ जाएगा पर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन से रेज करने में जितना भी हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज स्पेसिफिक हीट. This is the heat required to raise the temperature for whole system by 1 degree. Raise the temperature of the system per unit mass. तो हमने सिर्फ मास से डिवाइड करना है. Similar definition से per unit mass आ जाएगा. You can write Q equal to mc delta T. इसको जनरली कैपिटल सी और इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या दे रखा है कैपिटल सी स्मॉल सी, तुम यूनिट से चेक कर लेना कि क्या दे रखा है. जूल पर केल्विन पर यूनिट मास इसका यूनिट होगा. सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी सी से डिनोट करते हैं. कैपिटल सी स्मॉल सी. अब उसमें कंफ्यूज मत होना ना, इसको कहीं कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट से चेक कर लेना. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था पर यूनिट मास, मोलार हीट कैपेसिटी है पर यूनिट मोल.
सर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सेल्सियस नहीं आएगा? आ सकता है, मतलब पर केल्विन पर सेल्सियस एक ही बात है, मतलब और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, किलो जूल, कैलोरीज, अर्ग्स। ठीक है, मतलब पॉसिबल है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जस्ट कुछ यूनिट्स लिख दिए थे मैंने। पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस कहीं भी आ सकता है। इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन और जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अब ये थोड़ा सा अलग है, इट इज नॉट रिलेटेड टू हीट एंड हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट टर्म है इंथॉल्पी।
इस संडे तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है ना, या है? सैटरडे। ऐसा है। अच्छा हाँ, सैटरडे, ओके। हाँ, इस टेस्ट के बारे में तुम्हें बता दिया गया था ना पहले, या नहीं बताया गया था? नहीं, Yes, sir. चलो ठीक है, जब भी हो, कल मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है उसका जो सिलेबस है सैटरडे को 4 to 7। क्या 4 to 7 तुम्हारी कोई क्लास को नहीं लगी है गलती से? नो सर। ठीक है। और ये टेस्ट 5, 6, 7 सेंटर्स के बीच मतलब सारे बच्चे देंगे। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट देंगे, बट हाँ शायद 200 से 300 या मे बी 400 स्टूडेंट दे सकते हैं। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास के जो सेंटर्स हैं वहां से होगा, मतलब सब बच्चे देंगे। तो ARR मतलब तुम्हारा एक सेंटर रैंक होगा, एक ऑल रेजोनेंस रैंक भी होगा जितने बच्चों ने दिया उनके बीच में। सर ये मेगा एग्जाम्स पे होगा? ये ऑनलाइन रेजो पे होगा। देखो सुन लो एक बार, enthalpy it is the total heat content of a system, or it is the sum of internal energy and pressure volume energy of a system. प्रेशर वॉल्यूम, यदि हम प्रेशर के यूनिट देखें, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये एक मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये भी एनर्जी के यूनिट्स आ रहे हैं। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, ये भी एनर्जी का फॉर्म है। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करेंगे, इंथॉल्पी आ जाएगा। तो डेल्टा एच, ये H इक्वल टू E प्लस पीवी डिफाइन किया गया है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा पीवी हमने किया। क्या डेल्टा पीवी कैन बी रिटन एज P2V2 माइनस P1V1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा एच का रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इसके बाद डेल्टा एच का सिग्निफिकेंस क्या है, होता क्या है, इसके लिए सब कुछ डेरिवेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, W को लिखा माइनस P एक्सटर्नल dV इंटीग्रेशन। एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को हमने P लिख दिया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। और हीट एक्सचेंज को कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा है QP। हीट एक्सचेंज इज अ पाथ फंक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हीट होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट आ रहा है QP। डेल्टा E इक्वल टू, यहाँ पे QP लिख देते हैं, दिस इज QP, दिस इज QP, QP माइनस PdV, PdV का इंटीग्रेशन हो गया डेल्टा V। इस माइनस P डेल्टा V को डेल्टा E की तरफ ले आओ, QP इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो गया। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। यस सर। P कांस्टेंट है, तुम डेल्टा के अंदर रखो या बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। P डेल्टा V को लिख दिया डेल्टा PV, डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा H। तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है डेल्टा H। क्लियर? So QP total heat content of a system इसलिए बोला गया है because it is the heat exchange at constant pressure, delta H। तो H हो गया total heat content। क्या अभी क्लियर है? Yes, sir. यस। अथर्व क्लियर है? यस सर। सर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी क्या होता है? सब जैसे एक इंटरनल एनर्जी होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ if we increase the temperature, energy, movement, motion of the molecule increases, internal energy increases. In the similar manner, we can have pressure volume energy, this is the configuration energy। एक सिस्टम में उसका अपना एक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, उसके कारण भी एक एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, उसे प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी बोलते हैं। और प्रेशर वॉल्यूम के यदि हम डायमेंशन देखेंगे तो बेसिकली वो एनर्जी के ही डायमेंशन होते हैं। मतलब इसको मैं फिजिकली बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, जस्ट इतना ध्यान रखना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी। क्या? और सर हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर एंथैल्पी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना? बस लिखा रहा हूँ मैं, वो भी लिखा रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ। It is a state function and extensive
property, its absolute value can't be determined. एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन डिटरमाइन change in enthalpy as it is also depends only on temperature. ये भी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है डेल्टा एच, जैसे डेल्टा ई होता है। डेल्टा ई टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली पीवी ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। गैसेस के लिए पीवी को एनआरटी भी लिखा जाता है। सो एंथैल्पी आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, या ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ प्रोसेस। इतना और ऐड कर देता हूं मैं। केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेस दो अलग अलग चीजें होंगी। जहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं वो एक अलग सिनेरियो होगा, उसमें हम वो एक पूरा हेडिंग है थर्मोकेमिस्ट्री, वहां पे डिटेल में देखेंगे। हम सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहे हैं वेयर देयर इज नो केमिकल चेंजेस, या देयर इज नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। सर इसकी हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है क्या? हाइपोथेटिकल वैल्यू नहीं होती है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिफरेंट थिंग। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, तुम जहां पे बैठे हो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, क्या तुम ऐसा बता सकते हो एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डेफिनेटली हम नहीं बता सकते। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, जब मैंने पूछा व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हारा क्रॉस क्वेश्चन होगा सर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इसके रिस्पेक्ट में हम रेफरेंस। तो बेसिकली जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, जिसको रेफरेंस ले रहे हैं, तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ तुम बोलोगे सर हम यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहे हैं, अब एंथैल्पी चेंज बताओ, तो चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। हाइपोथेटिकल इज डिफरेंट थिंग। हाइपोथेटिकल मतलब जो रियली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है बट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आया? यस सर, अभी क्लियर है। मतलब ये ऐसा ही है, हमारे हेड पर कितने हेयर्स हैं क्या हम काउंट कर सकते हैं? मतलब हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, काउंट तो उनका कुछ है, दे आर नॉट हाइपोथेटिकल। गॉट इट? यस सर। अच्छा वन मोर थिंग, शायद कुछ बच्चों को कल कॉल भी आया होगा पीटीएम के लिए, जैसा तुम्हें अनाउंस किया गया था। कुछ बच्चे आके मिले भी हैं, कुछ आके मिलने भी वाले हैं कुछ दिनों में, स्पेशली जो बच्चे बाहर के हैं जिनसे अब तक एक भी बार टीचर मतलब तुम नहीं मिले हो टीचर से, तुम्हें एडवाइजेबल तुम इस वीक नहीं आ सकते हो, ठीक है नेक्स्ट वीक का कभी प्लान करो, बट आकर मिलो एक बार ना। आउट ऑफ स्टेशन है उसको हम अब ऐसा है भी, तुम ऑफलाइन क्लासेस होती तब भी तो तुम आते ही सही ना नासिक, तो एक हम 2 महीने में 3 महीने में एक बार तो आ सकते हैं। कुछ काम नहीं है स्पेशली हम पेरेंट्स को लेकर आ सकते हैं। तो कुछ बच्चे जैसे मैंने पहले भी नाम बताया था, अनिकेत, पार्थ, मैं तुमसे मिला ही नहीं हूँ कभी। सर मैं गौरव, 15 to 20 सर मैं 15 to 20 जनवरी के बीच में आने वाला हूँ। जनवरी? इतना लेट, 1 महीने बाद? तब तक तो हो सकता है तुम्हें कंपलसरी आना पड़ता है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होते। निशान में स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा मतलब ये एडवाइस रहेगा कि थोड़ा एफर्ट लगा लो, एक दिन आ जाओ, संडे को आ जाओ, भले तुम्हारे लिए संडे को भी हम मिल जाएंगे, बट एक दिन आओ, मतलब मिलो थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, थोड़ा बेटर होगा। क्या पता कहीं तुम ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें मिस कर रहे हो जो तुम्हारे करियर में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा आगे पीछे हो जाए उसके कारण। तो सभी से एडवाइस है, सभी को एडवाइस है कि एक बार मिलो आकर, जब भी तुम कंफर्टेबल हो। हम डेट भी तुम्हें मतलब तुम्हारे एंड से बोल रहे हैं कि 5 days 7 days 10 days 15 days, बट 15 days के अंदर आके मिलो, एक ट्राई करो। Its absolute value cannot be determined, but we can determine the delta H because it depends only on temperature. अब देखो क्वेश्चन आता है, इंथैल्पी चेंज को हीट एक्सचेंज के इक्वल था, तो हीट एक्सचेंज एक पाथ डिपेंडेंट है,
हमने पाथ को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर पाथ को फॉलो कर रहे हैं. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द हीट. So at constant pressure path, whatever the heat exchange will be the delta H. Definitely, if we are going from A to B, हम A से B पे जा रहे हैं, ये constant pressure path था. Let's say यहाँ पे pressure constant था, इस पे जो heat exchange होगा वो delta H होगा. Clear? यहाँ से यहाँ delta H तो same रहेगा. यहाँ से यहाँ इस path पे भी delta H तो same रहेगा because it is a state function. Depends only on initial and final position. But heat exchange will not be the same. तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज है वही डेल्टा एच होता है. क्लियर? हर किसी पाथ का हीट एक्सचेंज डेल्टा एच नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हीट एक्सचेंज एक पाथ फंक्शन है, जबकि डेल्टा एच हर केस में सेम होगा. ये चेंज होता चला जाएगा हर पाथ पर. इज दैट ओके? At constant volume, work minus PdV is 0. So constant volume पर heat को लिखा QV, work को लिखा 0 delta E. So you can see that heat exchange at constant volume आ रहा है delta E. कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज आया था डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज आया डेल्टा ई फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसका मैं यूज करने वाला हूं आगे. कुछ मैसेज थे. गौरव का मैसेज था, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया. क्या एक्सप्लेन करना था? 10-6 मिनट पहले मैसेज था, मैंने नहीं देखा. लक्षिका का मैसेज, सैटरडे टेस्ट से संडे को आ सकते हैं ना? हाँ संडे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो टाइम तुम्हें दिया जाएगा ना उसी टाइम पे आना. शायद 1:30 to 3:30 टाइमिंग रखा गया है. मतलब तुम्हें कोई भी एक टीचर भी मिल जाएगा ना, जैसे मैं रहूंगा, मनीष सर रहेंगे, कोई भी एक टीचर होगा तो तुम एटलीस्ट थोड़ा सा इंटेक कर पाएंगे, तुम्हें गाइड कर पाएंगे. यहाँ पे मैटर ये नहीं करता हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत तुम्हें बताएं, थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन तुम्हें मिल जाएगा. हमें भी पता लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो घर पे. और जब भी आओगे अपने लेक्चर नोट्स, होमवर्क नोटबुक लेकर आना है. वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है और क्या और करना चाहिए. कल जैसे कुछ बच्चे आए थे, हर्ष आया था और क्या नाम है, बोर्ड से आया था.
सर हम्म सर फॉर्मूला में dq बाई dt के बाजू में क्या है? मैं पूरा बोलता हूँ फिर तुम पूछना डाउट जो भी है. ओके सर. Types of molar heat capacity for ideal gas. Molar heat capacity at constant volume. So I don't need to define this. Molar heat capacity की definition हमें पता है. Amount of heat energy required to raise the temperature by 1 degree Celsius for 1 mole of the substance at constant volume. तो जो heat exchange होना चाहिए वो constant volume पे होगा, तो ये CV हो जाएगा. Heat exchange depends on path. तो CV जो molar heat capacity है वो भी पार्ट डिपेंडेंट होगा. हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, कुछ और भी चीजों को कांस्टेंट रख रहे हैं. या तो मोलर हीट कैपेसिटी CV 1 by n QV हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय डेल्टा T dQ by dt. यहाँ पे भी लिखा है दैट मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सेम ही है. ये जस्ट डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा E, स्मॉल हीट एक्सचेंज इज DE. मल्टीप्लाई कर दो n और डेल्टा T का, तो QV आ गया NCV डेल्टा T, और QV को हम डेल्टा E लिख सकते हैं. इज दैट ओके? पता है ये जो वैलिड है, ये वैलिड है ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैलिड है. बट दिस इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड फॉर प्रोसेस, नॉट फॉर केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस तो वैलिड नहीं होंगे ना. ऑलवेज वैलिड फॉर प्रोसेस, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो. अब क्वेश्चन आता है हीट एक्सचेंज डेल्टा ई हमने लिखा था कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और हीट एक्सचेंज होता है ये. तो पता है एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं. व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हमने एक पाथ लिया जिसपे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया एनसीवी डेल्टा टी. अब तुम इस पाथ के बजाय इस पाथ से भी जाओगे जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा ई तो अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था. इट इज अ स्टेट फंक्शन. So this is just a way to calculate internal energy change. हमने ये कैलकुलेट किया, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसका जो वैल्यू होगा इसके इक्वल होगा. बट डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी. इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर चेंज. इज दैट ओके? समझ में आ रहा है इतना? यस सर. कॉपी कर लिया है. सेकंड पे चले हम. मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट प्रेशर पे अब प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ड्यूरिंग हीट एक्सचेंज, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज अभी हमने देखा है डेल्टा H होता है. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी डेल्टा H. इज दैट ओके? QV की जगह QP और E की जगह H इंथैल्पी. तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H, एनसीपी डेल्टा T आ जाएगा. Valid only at constant pressure, but this is always valid for a process. सर ऑलवेज वैलिड वाला एक बार और बता दीजिए. देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया डेल्टा E इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा H इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी. ये कब वैलिड है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैलिड है या हर केस में वैलिड है? क्वेश्चन आंसर होगा दिस रिलेशंस आर वैलिड फॉर अ प्रोसेस whether volume and pressure are constant or they are not constant. Clear? The reason is it depends only on temperature. यदि टेम्परेचर हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट का पता है तो ये हमेशा फिक्स होगा. फिर क्वेश्चन आता है हमने इसको हीट एक्सचेंज कैसे लिखा था? हीट एक्सचेंज इज डिफरेंट थ्रू डिफरेंट पाथ. मैं जब इस पाथ के थ्रू यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ, लेट्स से वॉल्यूम कांस्टेंट, जो वॉल्यूम कांस्टेंट था तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज को हमने कैलकुलेट किया और ये बोला ये डेल्टा E के इक्वल है. अब तुमने पाथ चेंज कर दिया, मैंने पाथ चेंज करके वापस इस पोजीशन पे आया, तो इस पाथ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब हीट एक्सचेंज डिफरेंट है. बट क्या डेल्टा E डिफरेंट होगा क्या? डेल्टा E तो स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. एक बार डेल्टा E या डेल्टा H हमने
इसके थ्रू कैलकुलेट कर लिया, हर पाथ के थ्रू ये होगा। हाँ, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये चेंज होता जाएगा पाथ के साथ, बट n कांस्टेंट, cp कांस्टेंट, डेल्टा t डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आया अभी समझ में? यस सर, अब हाँ क्लियर सर। है।
चल जाए कॉपी? यस सर। चलो, delta E equal to 0, delta H equal to 0 if delta T is 0, valid only for a process, not for a chemical or phase changes. Chemical changes या phase transformation होगा तभी valid नहीं होगा। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, आइस से वाटर कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, स्टिल इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर चेंज इज 0, टेम्परेचर चेंज 0 है, पर स्टिल डेल्टा ई नॉन 0 आता है ना उस केस के लिए। वाटर टू स्टीम कन्वर्जन 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, स्टिल देयर विल बी सम एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये जो वैलिड नहीं किसके लिए, जहां पे भी केमिकल रिएक्शंस हो, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पे वैलिड नहीं। रिलेशन between CV and CV. Relation between Cp and Cv. Delta H equal to delta E plus delta Pv. For ideal gas, Pv equal to nRT. ये कुछ होगा। डेल्टा H हो गया डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT, n और R कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज डेल्टा T आ गया। एनसीपी डेल्टा T से रिप्लेस किया, एनसीपी डेल्टा T से रिप्लेस किया, इसे nR डेल्टा T से रिप्लेस किया। क्लियर? n डेल्टा T हर जगह कैंसिल, Cp इक्वल टू Cv प्लस R आ जाएगा। क्लियर है इतना? यस। अच्छा, हमने डेल्टा ई का ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था क्या? F/2 nRT। कुछ याद आ रहा है? ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 Yes, nRT। sir. यस सर, किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में। डेल्टा ई होता है F/2 nRT, डेल्टा ई होता है nR डेल्टा T, ये होता है NCV डेल्टा T। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आया था। यहाँ पर n डेल्टा T कैंसिल। तो हमारा CV का वैल्यू आ रहा है F/2R। CP निकाल लेते हैं, CP होता है CV प्लस R, तो CP का वैल्यू आ जाएगा हमारा F प्लस 2/2 इंटू R। CP and CV in terms of degree of freedom। कॉपी हो गया क्या यहाँ तक?
We have one more mathematical term, Poisson's ratio, gamma equal to Cp upon Cv. तो तुम Cp upon Cv करोगे, ये आ जाएगा 1 + 2/f. चेक कर लो. मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाला है. क्लियर? ये आएगा ये था हमारे पास a/2r. तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, 3/2r. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था, 5/2r. डेफिनेटली हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इग्नोर कर रहे हैं. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक का 6/2r, दैट इज 3r. Cp में Cv प्लस r कर दो, Cp इक्वल टू Cv प्लस r. तो दिस प्लस r 5/2r, 7/2r, 4r. गामा दिस अपॉन दिस 5/3 1.67, 7/5 1.40, 4/3 1.33. क्लियर है इतना? Excuse me, sir.
हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर ये वैल्यू करनी है क्या, यानी याद हाँ, ये रखने का वैल्यू है? याद रख लेना। वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में याद होगा तो ये वैल्यू याद हो जाएंगी, कोई खास बात नहीं। 3/2 r 5/2 r 3r प्लस c प्लस r प्लस r, मतलब एक ही तो याद रखना है। 3/2 r 5/2 r 5/2 r 7 r 3r 4, और फिर गामा दिस अपॉन दिस। या यस सर। चलो, अब तुम एक काम करो, सीपी और सीवी का रिलेशन मुझे गामा और आर के टर्म्स में बताओ। फाइंड सीपी एंड सीवी इन टर्म्स ऑफ आर एंड गामा। आर और गामा के टर्म्स में सीपी सीवी का वैल्यू बताओ। हमारे पास एक रिलेशन है गामा इक्वल टू दिस, और एक रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। उन दोनों का यूज करके रिलेशन 1, रिलेशन 2। कितना आया? R upon gamma minus 1. आर अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, सीवी सीवी आएगा आर अपॉन गामा माइनस 1, सीपी आएगा गामा आर अपॉन गामा माइनस। इस वीक में मेरा एक ही लेक्चर है ना, या दो हैं? एक एक ही है सर। तो एक लेक्चर वो ले लेते हैं, नहीं तो क्या थोड़ा कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। कब लूं मैं एक लेक्चर? आज शाम को ले लूं? आज फ्री हो क्या? यस सर। यस सर। कितने बजे? तो फिर से दो ऑप्शन है, या तो 3 to 4 ले लेता हूँ, या 6 to 7। 6 to 7. दोनों चलेगा। 3 to 4। 6 to 7। 6 to 7। 6 to 7. 6 to 7। सर ठीक दोनों है, चलेगा। ठीक है, तो अभी 6 to 7 रखते हैं हम आज इवनिंग में ही। आज क्या डे है? वेनसडे। 6 to 7। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जितना अभी किया है उस पर हम। हमने वैसे एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक क्वेश्चंस किए थे? कुछ किए थे, नहीं किए थे? सेक्शन कुछ भी? ABC तक हो गया था सर। एबीसी। एबीसी तक हो गया है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज अभी करने ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। D1 D2 G1
E2। इतने चारों क्वेश्चन अभी करने ना है। चारों सॉल्व कर लो, जो भी डाउट होंगे फिर एक्सप्लेन सर करता हूँ। हाँ बोलो। सर सी तक ही है सर। क्या? नहीं आवाज आ रही नयन, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। ठीक है। अच्छा ये कुछ शायद एक दो बच्चों को प्रॉब्लम है, कुछ शायद बाहर जाना है, कुछ तो रीजन है, तो 3 to 4 कर रहा हूँ मैं। प्लीज नोट द टाइमिंग फॉर टुडे इज 3 to 4। और बाई चांस, वैसे तो मुझे ध्यान रहेगा, बाई चांस यदि मैं ध्यान से उतर जाए मुझे कॉल या मैसेज कर देना ना, यदि मैं 3 बजे तक लिंक शेयर ना करूँ। मैं ऑफिस में रहूंगा, वहीं से लिंक शेयर करूँ।
चलो क्या स्टेटस है, कौन सा क्वेश्चन बताना है? D2 and E2. D2 in a container, 2 moles of a diatomic ideal gas allowed to expand against 1 atm pressure and volume changes from 2 to 5 liter isobarically. Then calculate the change in internal energy. तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 to 5 लीटर डायटोमिक देखो डेल्टा इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी यूज कर लो। नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं 2 मोल्स, सीवी डायटोमिक का हमें पता है 5/2 आर। अब टेम्परेचर फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर के लिए हमें फाइनल प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल प्रेशर दे रखा है आइसोबारिकली, मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, 1 atm प्रेशर दे रखा है। ठीक है, तो प्रेशर इज 1 atm अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आइसोबारिकली, प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट। तो इनिशियल फाइनल प्रेशर 1 atm, पीक 1 atm, फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर। तो यहाँ पे डेल्टा टी को तुम्हें से पे लिखना है एन, सीवी का वैल्यू 5/2 आर, डेल्टा टी P कांस्टेंट V2 अपॉन NR माइनस PV1 अपॉन NR। तो ये NR तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 5/2, P बाहर आ जाएगा, प्रेशर 1 atm, V2 माइनस V1 5 माइनस 2 3 लीटर, सो 15/2 atm लीटर, ये आंसर आएगा। अब atm लीटर को यदि हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 atm लीटर, 1 atm होता है 101,325 पास्कल, लीटर को ऐसा यूनिट में 10⁻³ मीटर क्यूब, तो इतने जूल्स आ जाएगा। सो 1 atm लीटर इज 101.3 10⁻³ जूल्स, रफली से 100 जूल्स भी ले लिया जाता है। ये ध्यान रखना है, कन्वर्जन काफी जगह यूज आएगा। इज दैट ओके D2 सार्थक? सर वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो हम एनसीपी डेल्टा टी नहीं ले सकते? वो तो डेल्टा एच होगा ना, हमें तो इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। तो एनसीपी डेल्टा टी तो हम कभी भी ले सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, हमें कैलकुलेट क्या करना है डेल्टा आई, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज किया। क्लियर? हाँ सर। सर वहाँ पे उन्होंने 200 जूल हीट ऐसे कुछ एब्जॉर्बिंग 200 जूल हीट, तो इसका कुछ रोल नहीं? किस क्वेश्चन में? मैं D2 कर रहा था, D2 में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये D2 था, इसमें कहाँ लिखा है? हाँ यस सर, मेरा तो अदर डाउट था। चलो एक काम करना है, बचे हुए क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई करना, तुम मतलब ना थ्योरी जितना किया उसे अच्छे से पढ़ना है, डेरिवेशन खुद से करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्वेश्चन पे आना है। और होमवर्क में आफ्टरनून के लिए दे देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, बट सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन जी, ये 3 सेक्शन है एक्सरसाइज 1 के, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन जी। क्लियर है? यस सर। तो फिर हम डिस्कस करते हैं आफ्टरनून। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं मैं भी। सर वो नेक्स्ट डे डिस्कस होगा ना? सॉरी सर ये डिस्कशन नेक्स्ट डे होगा ना, या फिर आज इवनिंग में? नहीं, आज 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 तुम्हें आज ही करना है ना, ये मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-10 क्वेश्चन है, कर लेना दोपहर तक।